एवरीवन, मैं हूं सीए कविता और आज हम देखेंगे कि अगर आपने सप्लायर को पेमेंट नहीं की है विद इन 180 डेज तो किस तरीके से आपका जो आईटीसी है वो रिवर्स हो जाएगा, कब से आपको उसके ऊपर जीएसटी पे करना है, क्या क्या लीगल प्रोविजन रहेंगे इस चीज से रिलेटेड। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे रूल 37 की। बने रहिएगा एंड तक इस वीडियो में। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि रूल 37 है क्या। देखिए क्या होता है कि अगर आपने किसी भी सप्लायर से माल परचेज किया तो माल परचेज करने के 180 डेज के अंदर आपको उस सप्लायर को पैसा पे करना होता है। बट क्या होता है, हम लोग जो सप्लायर है, सप्लायर अपनी R1 के अंदर, सप्लायर अपनी R1 में सेल दिखा देता है और 3B के अंदर शो कर देता है। आप क्या करते हो, बीइंग अ रिसिपिएंट आप वो आईटीसी क्लेम कर लेते हो, आप आईटीसी को क्लेम कर लेते हो अपने 3B में। सप्लायर ने क्या किया, सप्लायर ने प्रॉपरली अपनी R1 भी फाइल कर दी, 3B भी फाइल कर दी और टैक्स किसको पे कर दिया, टैक्स पे कर दिया जी गवर्नमेंट को। आपने क्या किया, इस टैक्स का आईटीसी क्लेम कर लिया अपनी 3B के अंदर। ये प्रोसेस आपने फॉलो की, लेकिन जो मेन प्रोसेस थी पैसा पे करने की, आपने बीइंग अ रिसीवर सप्लायर को पेमेंट नहीं की, इसकी पेमेंट आपने रोक दी। अगर आपने सप्लायर को पेमेंट 180 डेज के अंदर अंदर कर दी तो कोई भी इशू नहीं आएगा, आप इस आईटीसी को अपने पास रख सकते हो, क्लेम कर सकते हो। बट अगर विद इन 180 डेज आपने पेमेंट नहीं की तो क्या करना है, तो क्या आप उस आईटीसी को क्लेम नहीं कर पाओगे? नहीं, आपको ये आईटीसी क्या करना होगा, आपको ये आईटीसी रिवर्स करना होगा। और जितना टाइम आपने इस आईटीसी को यूटिलाइज किया, जितना टाइम आपने इस आईटीसी को यूटिलाइज किया उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। एज पर सेक्शन 50 आपको इंटरेस्ट देना जरूरी है। लीगल प्रोविजन में बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगी, आरसीएम के केस में आपको रिवर्स करना है या नहीं करना, शेड्यूल 1 के केस में क्या करना है, कंप्लीट डिस्कशन आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। देखिए, अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने आईटीसी अवेल कर लिया, एनी रजिस्टर्ड पर्सन जिसने आईटीसी अवेल कर लिया किसी भी इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे, आपने गुड्स और सर्विसेज ली, उसके इनवर्ड सप्लाई पे आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, बट वो आईटीसी कौन सा होना चाहिए, दैट शुड बी अदर देन सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज। यानी अगर कोई ऐसी रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी है जिसका पैसा आपने पे नहीं किया तो वहां पे रिवर्सल नहीं लगेगा। अगर आपने रिवर्स चार्ज, यानी कि यहीं पे अगर मैं एग्जांपल लूं, यहां पे आपने किसी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी से सर्विस ली, जीटीए से आपने 1 लाख की सर्विसेज ली, 5% इसके ऊपर क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा। तो मैंने इसके ऊपर जो 5000 का आरसीएम था वो किसको पे कर दिया, वो मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया। किसने, रिसीवर ने, ये रिसीवर ने पे किया। जीटीए से कितने की सर्विस ली थी, 1 लाख की, इसके 1 लाख मैंने अभी तक पे नहीं किए, इसके 1 लाख मैंने अभी तक पे नहीं किए। तो क्या जीटीए को पे ना करने के लिए भी मुझे अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि आरसीएम तो मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया और इसका मैंने आईटीसी भी ले लिया होगा। तो क्या कह रहा है रूल 37 है, अगर आपने खुद से आरसीएम की लायबिलिटी कोई पे की है तो आपको आईटीसी रिवर्स नहीं करना। ध्यान से पढ़ो इस चीज को। एनी रजिस्टर्ड पर्सन जिसने अवेल कर लिया आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अदर देन टैक्स पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज, यानी अगर रिवर्स चार्ज में आपने टैक्स पे किया है तो आपको आईटीसी रिवर्स नहीं करना। बट फेल्स टू पे द अमाउंट टू द सप्लायर देयर ऑफ अमाउंट टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगर आपने पैसा पे नहीं किया और आप अदर देन रिवर्स चार्ज वाले पर्सन हो तो आपको अलोंग विद टैक्स पेएबल देयर ऑन पैसा कितना पे करना है, अलोंग विद टैक्स पे करना है। यानी अगर 1 लाख की लायबिलिटी होती, 18% जीएसटी होता तो हम कितना पे करते, 1,18,000। अगर सप्लायर को 1,18,000 पे करना है विद जीएसटी तो ये पूरी अमाउंट आपको 180 डेज में पे करनी जरूरी है। नहीं की तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा पूरा का पूरा आईटीसी, जितना आईटीसी है वो आपका क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा उस सप्लाई के रिस्पेक्ट में। कितना रिवर्स करना है, जितना आपने पैसा पे कर दिया उतने का छोड़ देना, सिर्फ वो प्रोपोर्शनेट लेना है अमाउंट का विच यू हैव नॉट पेड टू द सप्लायर, जो आपने सप्लायर को पे नहीं किया है। देखिए आपने सप्लायर को कितने पे करने थे, 5 लाख पे करने थे। कितने पे करने थे,
5 लाख पे करने थे और उसके ऊपर 18% के हिसाब से जीएसटी था। 90,000 इसका जीएसटी था। आपने किया क्या, आपने 2,50,000 पे कर दिए और 2,50,000 आपके पेंडिंग है। तो आप क्या करेंगे, इस 90,000 का भी प्रपोर्शनेट रिवर्स करेंगे। हाफ आपने पेमेंट दे दी और हाफ आपकी पेंडिंग है। 2,50,000 आपकी क्या है, पेंडिंग है। तो जितना पेंडिंग है उसका प्रोपोर्शनेट कर दो, वो 90,000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 45,000 आपके रिवर्स हो जाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ। कितने आपको रिवर्स करने हैं, प्रोपोर्शनेट अमाउंट आपको रिवर्स कर देनी है अलोंग विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी आपको पे करना है। अब मैम सबसे बड़ी बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हम इंटरेस्ट कब से पे करेंगे। 180 डेज के बाद बोला आपने कि 180 डेज के बाद आपने रिवर्स करने, तो क्या 181th डे से हम लोग पे करेंगे या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, कहां से हमें पे करना है पैसा। आप पे करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस से। जब आपकी डेट ऑफ इनवॉइस है तब से लेकर के जो आपने डेट ऑफ यूटिलाइजेशन लिया हुआ, यानी जब तक वो पैसा यूटिलाइज किया, हो सकता है आपने 250th डे पे जाके रिवर्स किया हो, डेट ऑफ इनवॉइस से 250th डे पे जाके रिवर्स किया तो तब तक का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। देखिए साफ साफ लिखा है सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लगेगा वाइल फर्निशिंग द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B फॉर द टैक्स पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग the period of 180 days from the date of issue of invoice। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस से आपको टैक्स पे करना मैंडेटरी है। तो अब इनके ऊपर तो आपको इंटरेस्ट पे करना है, बट कौन सा पर्सन बच गया, एक तो ये पर्सन बच गए जिन्होंने आरसीएम के हिसाब से टैक्स पे किया है। अगर किसी भी लायबिलिटी पे आरसीएम के हिसाब से टैक्स पे होगा तो वहां पे 180 डेज का रूल नहीं लगेगा। ठीक है मैम, इस पे नहीं लगेगा। बट इसके अलावा भी कोई है, जी हाँ, इसके अलावा भी अदर पर्संस हैं जिनके ऊपर 180 डेज वाला रूल नहीं लगेगा। सबसे पहली बात तो अगर कंसिडरेशन कोई ऐसा है जो कि शेड्यूल 1 के हिसाब से आप उसको सप्लाई ट्रीट कर रहे हो, अगर आप किसी भी चीज की सप्लाई को शेड्यूल 1 के हिसाब से ट्रीट करें, शेड्यूल 1 क्या बोलता है, शेड्यूल 1 बोलता है कि वो सप्लाईज विच आर मेड विदाउट कंसिडरेशन, जिनके ऊपर कंसिडरेशन का रूल ही अप्लाई नहीं होता, जिनको हमने क्या किया है, विदाउट कंसिडरेशन ही किया है, वो सप्लाईज आती हैं जी शेड्यूल 1 में। ठीक है, तो ये सप्लाईज जो शेड्यूल 1 से रिलेटेड है, इनके ऊपर भी आपका रूल 37 फॉलो नहीं होगा। आप इसके अंदर ये मान करके चलेंगे कि पेमेंट रिसीव्ड हो गई है। यहां देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पेड फॉर द पर्पस ऑफ सेकंड प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, वो कहता है कि अगर आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुई तो 180 डेज के अंदर तो आईटीसी रिवर्स कर देना। बट यहाँ पे क्या करें, अगर मैं शेड्यूल 1 की बात करूं तो आप ये डीम्ड कर लो, मान लो कि वो पेमेंट आपको रिसीव हो चुकी है। मैं आपको सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 पे लेके चलती हूँ। हमारे पास आ गया सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में यहाँ लास्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ प्रोवाइडेड फर्दर दैट where a recipient fails to pay the supplier of goods or services or both other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, the amount towards the value of supply along with the tax payable thereon within a period of 180 days from the date of issuance of invoice by the supplier, an amount equal to ITC availed by the recipient shall be paid by him along with the interest under section 50। ठीक है, यहां पे आपको साफ तौर पे लिखा गया था कि आपको आईटीसी जो है अपना रिवर्स करना पड़ेगा। बट यहीं पे ये क्या कह रहे हैं, अगर बात आ जाएगी किसकी, शेड्यूल 1 की सप्लाई की, तो आप समझ लेना शेड्यूल 1 की सप्लाई में हमने मान लिया, डीम्ड कर लिया कि वो पैसा हमारे पास रिसीव हो चुका है, क्योंकि शेड्यूल 1 का मतलब ही यही है, वो सप्लाई विच इज मेड विदाउट कंसिडरेशन, यानी इसको तो हम करते ही विदाउट कंसिडरेशन है। तो दो लोग हमारे पास ऐसे आ गए जहां पे ये रूल 37 एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन कौन से, एक तो पर्सन आ गए जी आरसीएम वाले, ठीक है, जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है, रिवर्स चार्ज में जिन्होंने जीएसटी पे कर दिया। दूसरे पर्सन कौन से आ गए, शेड्यूल 1 वाले, इनके ऊपर रूल 37 नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, क्या करें, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ विच अमाउंट एडेड
in accordance with the provision of clause B subsection 2 section 15। देखिए सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लोज बी ये रहा हमारे पास। ये बोलता क्या है, ये कह रहा है कोई भी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे, यानी वो अमाउंट जो पे किसको करनी थी, सप्लायर को पे करनी थी। किसको पे करनी थी, सप्लायर को, इन रिलेशन ऑफ सप्लाई, बट इट हैज बीन इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट। पे किसने कर दी, पे कर दी जी रिसिपिएंट ने। कोई भी अमाउंट ऐसी थी जी जो सप्लायर को पे करनी चाहिए थी, लेकिन रिसिपिएंट ने वो पैसा पे कर दिया, एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स और सर्विसेज। क्या कह रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि पैसा तो पे करना था सप्लायर ने, ठीक है, लेकिन पे कर दिया रिसिपिएंट ने, और वो लोग इसको किस में नहीं लेते, गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज की वैल्यू में ऐड नहीं करते। यहां देखिए लिखा हुआ है कि ये वैल्यू में ऐड किया जाएगा। 15 सेक्शन क्या कहता है कि किस किस चीज को आपने वैल्यू में ऐड करना है। सेक्शन 15 वैल्यूएशन के बारे में वो कह रहे हैं कि आपने किस किस गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को ऐड करना है। तो सबसेक्शन 2 कह रहा है कि ये वाली वैल्यूज छोड़ना नहीं है, ये वाली वैल्यूज ऐड करनी है। यानी कि कोई भी एक मशीनरी थी 1 लाख रुपीज की, उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा कितना था, 10,000 रुपए इंस्टॉलेशन का खर्चा था। ये खर्चा किसको करना चाहिए था जी, खर्चा करना चाहिए था इंस्टॉलेशन का सप्लायर को, बट कर दिया किसने, रिसिपिएंट ने। कर दिया किसने, रिसिपिएंट ने। तो सप्लायर ने क्या किया, सीधा 1 लाख का बिल इशू कर दिया और ये बोला कि ये खर्चा तो डायरेक्टली रिसिपिएंट ने कर दिया, तो मैं इसका बिल इशू नहीं करता। इससे कहीं ना कहीं टैक्स अवॉइड हो जाता है, इससे कहीं ना कहीं क्या होता है, जीएसटी अवॉइड हो जाता है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई यानी सेक्शन 15 क्या बोलता है। अब आप बोलोगे मैम सेक्शन 15 नहीं, हम तो रूल 37 कर रहे थे, वो भी समझाऊंगी, पहले इस चीज को समझ लो कि सेक्शन 15 क्या बोलता है, ताकि मैं उसको कनेक्ट कर सकूं रूल 37 से। सेक्शन 15 क्या बोलता है कि 1 लाख रुपीज के अंदर आप 10,000 भी ऐड करोगे जो रिसिपिएंट ने पे कर दिए, कितना बन गया, ये 1,10,000 बन गया। अब इसके ऊपर आपने 18% जीएसटी पे करना है, ठीक है। यहां पे अगर मैं पे करती 18% सिर्फ 1 लाख पे, अगर मैं यूं सोचूं कि भैया ये 1 लाख के ऊपर मैं जीएसटी अमाउंट ले लेती हूँ, इस 10,000 को तो डायरेक्टली रिसिपिएंट ने दे दिया, तो कहीं ना कहीं इस 10,000 का जो 18% था वो टैक्स रिसिपिएंट बचा करके निकल जाएगा। सरकार कहती है जी इस वाले पैसे को भी साथ में जोड़ो, इस 10,000 को भी साथ में लेकर के चलो। तो मैं अब क्या करूंगी, इस 1 लाख में ये 10,000 ऐड करूंगी और 1,10,000 का बिल इशू करूंगी, किसको, रिसिपिएंट को। यानी कितना टैक्स लगेगा इसके ऊपर, इसका टैक्स लगेगा जी 18%। इसको मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास कितना बन जाएगा, 19,800, और यहां पे कितना बनता, 18,000। सरकार को कितने का नुकसान था, 1800 का नुकसान था। 19,800 माइनस में 18,100 का नुकसान हो जाता गवर्नमेंट को, अगर 1 लाख रुपए के हिसाब से बिल देते। ओके, अब अगर मैं इसको कनेक्ट करूं रूल 37 से, तो रूल 37 क्या बोलता है, रूल 37 बोलता है कि आपने जो पैसा खुद से पे कर दिया, यानी 1 लाख रुपए थे, 1 लाख रुपए थे, 1 लाख में से, सॉरी इसको हम 1 लाख नहीं कंप्लीटली ले देते हैं, 1,10,000 प्लस में 19,800 आपके पास बन जाएंगे 129,800। ये पैसा देना था आपको, किसको देना था, ये पैसा आपने देना था सप्लायर को। बट इसमें ये जो 10,000 थे, 10,000 डायरेक्टली किसने पे कर दी थी, ये 10,000 तो डायरेक्टली रिसिपिएंट ने पे कर दिए ना। तो यहाँ पे रूल 37 में कह रहे हैं इस 10,000 को आप कंसीडर मत करना, यानी जो आपने आईटीसी रिवर्स करना है वो सिर्फ 1 लाख का रिवर्स करो। ये 10,000 कौन पे कर चुका है, ये 10,000 तो आपका जो रिसिपिएंट है वो डायरेक्टली पे कर चुका है। तो जब आप रिवर्सल की बात करोगे तो सिर्फ इस 1 लाख को देखोगे, बिल तो देखो 1,10,000 का ही देना। मेरी बात ध्यान से समझना, बिल कितने का जाएगा, बिल तो 1,10,000 प्लस जीएसटी का ही जाएगा, यानी कि 129,800 का जाएगा, बिल इतने का ही जाएगा। बट जीएसटी रिवर्सल कितने का होगा, जब मैं बात कर रही हूँ जीएसटी रिवर्सल की, तो यहाँ पे सिर्फ 1 लाख को कंसीडर करना, 1 लाख का आईटीसी आपने रिवर्स करना है। यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई। तो 3 चीजों का आपने आईटीसी नहीं लेना, आरसीएम के हिसाब से आपने पेमेंट की तो आपने नहीं लेना, शेड्यूल 1 की कोई सप्लाई है तो नहीं लेना, सेक्शन
सबसेक्शन 2 क्लोज बी, इसके तहत अगर आपने कोई भी पेमेंट कर रखी है तो वो भी इसमें कंसीडर नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी आपकी केस हो, केस स्टडी हो, तो उसमें ये पॉइंट आपका काम आएगा, आपका इंटरेस्ट इसमें बच जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, वेयर सैड रजिस्टर्ड पर्सन इज सब्सिक्वेंटली मेक द पेमेंट, अगर कल को आपने पेमेंट कर दी अलोंग विद टैक्स कर दी, किसको? सप्लायर को, तो आप री अवेल कर सकते हैं अपने आईटीसी को। यानी अगर आपने कल को कभी भी पेमेंट की तो आप अपने आईटीसी को दोबारा से क्लेम कर लेंगे, उसमें कोई भी इशू नहीं है। टाइम लिमिट ऑफ स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 16 ये अप्लाई नहीं होगा, यानी टाइम लिमिट नहीं है, आप इसको रीअवेल कर सकते हो। वो टाइम लिमिट की जो बाउंड्री थी आईटीसी अवेल करने की, जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में लिखी है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में देखो लिखा हुआ है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो आईटीसी कब तक ले सकता है? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के बाद 30 नवंबर तक का उसको टाइम है। बट यहाँ पे आपको साफ साफ लिख दिया गया रूल 37 में कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जब चाहो उसका आईटीसी ले सकते हो अगर आपने पैसा पे कर दिया है तो। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 विल नॉट अप्लाई। क्लियर? तो यहाँ तक गाइस बहुत अच्छे तरीके से हमने रूल 37 कवर कर लिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछो, और अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।